Hello everyone. So once again a very welcome back to my YouTube channel बिजनेस स्टडीज विद ट्विंकल शर्मा। आज का पोस्टर देख के आप लोगों को पता चल गया होगा किस बारे में बात हम करने वाले हैं। ठीक है, आज ना मैं आपको कुछ ऐसे क्लूज दूंगी, ऐसे टिप्स दूंगी, ऐसे कुछ आइडियाज बताऊंगी, या मैं बोलूं ऐसे कुछ की पॉइंट दे दूंगी जिसके थ्रू जो आपका चैप्टर आता है ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वहां से जो क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, वो आप इजिली कवर कर लो। एक चीज तो ध्यान रखना, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो केस स्टडी के थ्रू ही आएगा। सो केस स्टडीज में भी देखो, जो आपके 14 प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उसमें आपको 14 प्रिंसिपल्स तो याद है। ठीक है, अगर आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है ना, कि आपको ऐसे कि हाफ एन आवर में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से आप एक बार जाके गो थ्रू हो लेना कि प्रिंसिपल्स में होता क्या है। ठीक है, वहां पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने हर एक प्रिंसिपल। तो आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो फर्स्ट आपके पास प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल से पहले देखो फेयोल पे आते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, आपको ये तो याद है 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के हैं हमारे, बट आपको ये कभी कभार आप भूल जाते हो कि आपको प्रिंसिपल दिए किसने है। ठीक है, एक आपको हेनरी फेयोल ने दिए। ठीक है, जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो आपको किसने दिए हैं? हेनरी फेयोल ने। ये चीज याद रखना कि आपको 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं हमारे हेनरी फेयोल ने, डोंट फॉरगेट दैट। क्योंकि आप कभी कभार पेपर में कंफ्यूज हो जाते हो, टेलर ने दिया या फिर हेनरी फेयोल ने दिया आपको 14 प्रिंसिपल। तो फर्स्ट मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है एमसीक्यू में, तो ये आ सकता है कि जो आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स है, किसने दिए? आपके फेयोल ने दिए। चलो जी, अब प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला आपका प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? बांटना। अब हम केस स्टडी की बात करें, केस स्टडी आएगी डिवीजन ऑफ वर्क में, क्या आएगी? कह रहे हो सकता है इसमें आपके पास एक ऐसी केस स्टडी आ जाए जहां पे बोले एक मैनेजर है। ठीक है, वो ना अपना काम सही से कर नहीं पा रहा, सारा काम ना खुद ही करता है। ठीक है, केस स्टडी बता रही हूँ जहां पे एक मैनेजर है, सारा काम खुद करता है और तब भी उसका काम कंप्लीट नहीं होता। तो बताओ कौन सा यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो वॉयलेट होता है? ठीक है, वो क्या है आपका? डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क में जहां पे भी बात कर रखी है ना, शेयरिंग ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम को बांटने की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटने की बात करें, तो वहां पे हमारा डिवीजन ऑफ वर्क आता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक मैनेजर है जो अपना काम इतने अच्छे से करता है, बहुत स्मार्ट वर्क करता है वो। ठीक है, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। एक मैनेजर है जो स्मार्ट वर्क करता है। ठीक है, ऐसा काम करता है, वो क्या करता है कि खुद काम कम करता है और अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है। अब वो क्या करता है, अपना जो काम होता है ना पूरे स्टाफ को बांट देता है। ठीक है, उसने क्या करा, शेयर कर दिया अपना वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये काम करना है। हो सकता है वो आपसे पूछ रहे कि कौन सा प्रिंसिपल है जो आपने यहाँ पे यूज किया है हमारे मैनेजर ने। ठीक है, जहां पे भी वो बोले शेयरिंग ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे भी आपके पास शेयर वाला वर्ड आ जाए ना, कि शेयर कर रहा है अपने काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो उसमें डायरेक्टली लिख देना डिवीजन ऑफ द वर्क। ठीक है, जो दूसरा प्रिंसिपल आता है वो क्या है? अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम जो आप किसी को दे रहे हो सामने वाले को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस काम को करने की। अगर कोई केस स्टडी आ जाए आपके पास, वो ये बोले कि अथॉरिटी, आपके पास यहाँ जो केस स्टडी आती है एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ क्या है? अथॉरिटी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर अथॉरिटी ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेटर देन अथॉरिटी। आपको बताना है सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इन सब में से। तो आप लोग क्या बोलोगे? अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कह रहे एक मैनेजर है, ठीक है, उसने ना अपने एम्प्लॉयज को काम तो दे दिया, उसने बोला सेल करनी है आपको 15%। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल ले लो, अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि भाई तुम्हें ना 1 लाख की सेल करनी है इस महीने की। उसने इसका मतलब क्या करा? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ठीक है, लेकिन उसने ये बोल दिया कि भाई तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम डिस्काउंट दो। इसका मतलब उसने क्या करा? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। तो क्या काम होगा? नहीं होगा। कह रहे अगर मान लो उसने अथॉरिटी दे दी, ठीक है, उसने कहा चलो जितना मन करे ना उतना डिस्काउंट दे दो और अपना टारगेट कंप्लीट कर लो, क्या वहां पे भी काम चलेगा? नो, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। और कौन सी स्टेटमेंट बची? जहां पे एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो पावर को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्प्लॉय को साथ में प्रोवाइड करे।
ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल होता है जहां पे मैनेजर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और इक्वल पावर देता है अपने एम्प्लॉय को, तो वहां पे क्या लिखोगे, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के ऊपर इतनी केस स्टडी नहीं आती, ये आता है कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं वो फॉलो, ठीक है। जो मेन है ना, जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं आने के, उनको मैं थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है यूनिटी ऑफ कमांड। इसके लिए ना ये सीधा याद रखना, वन बॉस वन कमांड की एग्जाम्पल मैं आपको बार बार यही देती हूँ कि एक मैनेजर है, ठीक है, एक तो वो कमांड दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, उसको पता होता है कि उसने क्या काम दिया है, क्या काम दिया है, ठीक है, और जो उसके एम्प्लॉयज है उनको काम करना है, और उनके एम्प्लॉयज को भी पता होता है कि हाँ भाई हमें जवाब देना है मैनेजर को। एक तो ये कंडीशन है, और एक दूसरी साइड होती है कि बहुत सारे मैनेजर हैं, ठीक है, एक मैनेजर हो गया, दो मैनेजर हो गए, तीन मैनेजर हो गए, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे ना कमांड देते हैं सबको, ये इसको दे रहा है, ठीक है, ये वाला भाई इसको कमांड दे रहा है, ये वाला इसको भी कमांड दे रहा है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, मेस हो जाता है। तो आपके पास केस स्टडी आ सकती है, इसमें ये पूछ सकते हैं कि ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ना मैनेजर है, वो क्या करते हैं, सारे सबऑर्डिनेटर्स को काम देते रहते हैं, बट कोई भी काम सही से हो नहीं पाता और एम्प्लॉयज भी जवाब नहीं दे पाते, तो बताओ यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है जो वायलेट होता है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि आपका यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि सिर्फ एक बॉस एक कमांड दे सकता है, सिर्फ एक ही बॉस अपने एम्प्लॉयज को कमांड देगा, ठीक है, सारे बॉस हर एम्प्लॉय को कमांड नहीं देंगे, अगर आप एक साथ कमांड देते हो तो आपका काम नहीं होता, ठीक है। इसमें सिंपल आपको याद रखना है, वन बॉस वन कमांड, की एक बॉस एक कमांड देता है, करेक्ट। फिफ्थ प्रिंसिपल की बात करूं तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना, ठीक है, कह रहे वन हेड वन प्लान। जिस भी केस स्टडी में आपको ये चीज दिख जाए ना, वन हेड और वन प्लान होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्टली लिख देना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एक ना आपकी बुक में ही आपको एक केस स्टडी दे रखी है, जहां पे वो क्या बोलते हैं, कह रहे एक ना एम्प्लॉय होता है, ठीक है, मैनेजर लगा लो, ये बहुत अच्छी पोस्ट पे होता है, उसके घर में ना मैरिज होती है, ठीक है, उसके कजन की मैरिज है, तो वो अपने मैनेजर को बोलते हैं कि भाई मेरे को छुट्टी चाहिए, वो कहता है ठीक है भाई ले ले, बट एक चीज और भी है कि ना हमारी मीटिंग है कल की और वो मीटिंग बहुत जरूरी है। तो ऐसे टाइम पे जो एम्प्लॉय होता है उसको क्या करना चाहिए, देखो हमारे जैसे होंगे ना, हम तो कहेंगे नहीं भाई, भाई की शादी जरूरी है, हम मैरिज में जाएंगे, बट नहीं, आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना है कि आपका वो पर्सनल है, बट आपको सबके बारे में सोचना है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, सबके साथ मिलके काम करना है। भाई शादी तो हो गई, ठीक है, बट आपकी कंपनी का फ्यूचर भी तो आपके हाथ में है ना, वो मीटिंग तो आपने अटेंड करनी है, जो आपने इतने महीने से काम किया, जब उसका रिजल्ट देने का टाइम आया कि आपको उस टाइम पे भाग जाना चाहिए, नहीं। तो आपका जो ये प्रिंसिपल है यही बताता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सिर्फ अपने काम पे फोकस नहीं करना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे नहीं रहना, सबको साथ लेके चलना और सबके बारे में सोचना है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, करेक्ट। नेक्स्ट आपको प्रिंसिपल दे रखा है रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। रिम्यूनरेशन किससे रिलेट करता है, सैलरी से, वेजेस से, ठीक है। इसका मतलब आपको केस स्टडी में जहां पे भी सैलरी की बात करी जाए, वेजेस की बात करी जाए कि एम्प्लॉय को, कौन से एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी चाहिए, ठीक है, कि किस हिसाब से देनी चाहिए, अगर कुछ भी सैलरी और वेजेस से रिलेटेड मिल जाता है तो वहां पे डायरेक्टली लिख देना रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, करेक्ट। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, जहां पे आपको केस स्टडी में पावर की बात करें ना, अगर वो बोले कि सारी पावर हमने सिर्फ एक के हाथ में दे रखी है, ठीक है, जहां पे केस स्टडी में आए कि सारी पावर एक के हाथ में दे रखी है, तो वो आपका कौन सा होता है भाई, वो आता है आपका सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, वो कौन सी हो जाती है, सेंट्रलाइजेशन। और जब कहते हो कि पावर इन द मेनी हैंड, जब पावर सबके हाथ में है, मतलब जब पावर स्टार्टिंग में सबको बांट दी, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपने पावर डिवाइड करी है, अकेला डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो वहां पे हमारे क्या आता है, डिसेंट्रलाइजेशन आता है, ठीक है। एक और जो क्वेश्चन आता है आपके पास, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में ना डिफरेंस आता है, ठीक है, वो भी देख लेना एक बार। ये वैसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज ये आपका प्रिंसिपल में आता है, बट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो है उसका लिंक भी दे दूंगी, वहां पे आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी मैंने बता रखा है।
करेक्ट। ये तो हमारे 8 प्रिंसिपल्स हो गए जिनके क्लूज बता दिए कि डिवीजन ऑफ वर्क है तो मतलब किसकी बात कर रहे हो, पावर शेयरिंग की। जहां पे भी पावर शेयर करने की बात आ जाए, ठीक है, सॉरी, डिवीजन ऑफ वर्क की करें जहां पे हम काम को बांटते हैं। जहां पे भी काम को बांटने की बात आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटने की बात आ जाए, तो वो कौन सा आपका डिवीजन ऑफ वर्क है। जहां पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाए, पावर शेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, कौन सी चीज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको मैंने यूनिटी ऑफ कमांड बताया, जहां पे मैंने आपको बोला जहां पे भी केस स्टडी में आपको वन बॉस वन कमांड दे दिया, वो आपको कौन सा लिखना है, यूनिटी ऑफ कमांड। और जहां पे आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखना हो, वहां पे आपको केस स्टडी में गिवन होगा वन हेड वन प्लान, ठीक है। फिर रेम्यूनरेशन की बात करी तो सैलरी से रिलेट करा, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी तो मैंने बोला कि जहां सेंट्रलाइजेशन है पावर वन हैंड में होगी, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर बहुत हैंड में होगी, ठीक है। केस स्टडी में अगर पावर की बात करें कि पावर एक हाथ में है या ज्यादा हाथ में है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है भाई, हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं 9th पे, ऑर्डर। ये ऑर्डर आपको क्या बोलता है कि सारा जो आपका काम है या सारे जो आपके रॉ मटेरियल हैं वो आपको टाइमली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। सारे रॉ मटेरियल आपको टाइमली अवेलेबल हो, प्लस वो करेक्ट पोजीशन पे हो, वो आपका कौन सा आता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब किसी को कमांड देना नहीं होता, ध्यान रखना। ऑर्डर का मतलब किसी को कमांड देना नहीं है, इसका मतलब है कि जो आपका सामान है वो आपको टाइमली मिल जाए, ठीक है, और सही जगह पे हो, वो आपका ऑर्डर आता है। नेक्स्ट है आपका इक्विटी। इक्विटी से ही मतलब पता चल जाता है इक्वालिटी, ठीक है। जो भी केस स्टडी में जहां पे भी वो इक्वालिटी की बात करें ना, इसमें केस स्टडी ये भी आ सकती है इसके अगेंस्ट भी, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी ऊपर जो बता रखा है कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हुआ है, मतलब कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इक्विटी का, आपकी बुक में भी गिवन है वैसे एक स्टडी, उसमें उन्होंने बोल रखा है कि एक ना मैनेजर होता है, उसके पास दो एम्प्लॉयज एक साथ आते हैं और दोनों ने एमबीए कर रखी होती है, दोनों के स्किल सेम होते हैं, एक्सपीरियंस सेम होता है, लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है ना, तो वहां पे जो मैन होता है उसको जल्दी प्रमोशन दे दी जाती है, और उसका रीजन ये दिया जाता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा जो एक गर्ल नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस केस स्टडी में आप बताओ कौन सा केस है जो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है जो वॉयलेट हुआ है, दैट इज द इक्विटी, ठीक है। जहां पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बोला ना, जहां पे भी इक्वालिटी की बात आ जाए ना कि इक्वालिटी नहीं मिली या इक्वालिटी मिल गई, तो वहां पे आपको क्या लिखना है, इक्विटी, करेक्ट। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, मतलब कि जहां पे भी आपको केस स्टडी में स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी की बात करें ना कि एम्प्लॉय अच्छा काम कब करेगा, ठीक है। जब एक एम्प्लॉय को पता हो कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो वहां पे अच्छा काम नहीं करता, ठीक है। अगर कुछ भी मिल जाए कि जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको निकालने की बात कर रहे हैं, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। नेक्स्ट कहते हैं इनिशिएटिव, कह रहे हैं इनिशिएटिव मतलब इनोवेटिव आइडियाज, कह रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को आपको इनकरेज करना चाहिए कि वो आपको आइडियाज दे, उससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा भी होगा, प्लस जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो इनकरेज भी होंगे, ठीक है। इसके लिए केस स्टडी में आपको इनोवेटिव आइडियाज मिलेगा या फिर इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉयज मिलेगा, कि एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है डिसीजन लेने में, और या फिर एम्प्लॉयज जो है हमें इनोवेटिव आइडियाज भी देते हैं। तो बताओ हमारी कंपनी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, तो आपकी कंपनी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, इनिशिएटिव वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है दैट इज द स्पिरिट डिकॉप। स्पिरिट डिकॉप आपको क्या बोलता है, कभी भी आपको आई यूज नहीं करना है, आपको हमेशा वी यूज करना है। कह रहे हैं अगर मान लो केस स्टडी दे रखी है कि एक मैनेजर है, वो काम सारा ना अपनी टीम से करवाता है, बट वो क्या करता है, जब आगे बताने की बात आती है ना, रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो वो क्या बोल देता है, वो कहता है कि भाई मैंने अकेले ने काम करा है, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो खुशी खुशी काम करना बंद कर देते हैं। तो कह रहे कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हुआ, तो आप क्या बोलोगे, स्पिरिट डिकॉप्स, ठीक है। जहां पे आपको कभी भी आई यूज नहीं करना है, यू ऑलवेज हैव टू यूज द वी, ठीक है। एक और जो प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आई थिंक आई फॉरगेट टू राइट हियर, दैट इज द स्केलर चेन, ठीक है। स्केलर चेन का नाम सुना ही होगा अपना। स्केलर चेन होता क्या, ठीक है। स्केलर चेन की बात करें तो कह रहे जो भी आप काम करते हो ना, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, कि मान लो
एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर उस एम्प्लॉय को अब किसी से बात करनी है, अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करनी है या कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वो डायरेक्टली ऊपर ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्या बोला मैंने कि वो ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता यहाँ तक। ठीक है, वो डायरेक्टली ऊपर तो आ नहीं सकता, तो उसको कौन सा मेथड यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, कह रहे स्केलर चेन। मतलब पहले जो एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है वो अपने मैनेजर को बताएगा, फिर वो जो मैनेजर है वो अपने डिपार्टमेंट का जो एचओडी है उसको बताएगा, फिर जो एचओडी होता है ना वो जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट के आगे बात रखता है। तो कह रहे हैं आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ता है। एग्जाम्पल ले लो, आपके स्कूल्स में भी क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर आपके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फिर आपके टीचर्स होते हैं, फिर तुम स्टूडेंट्स होते हो। ठीक है, अगर आप बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और आपको प्रिंसिपल तक जाना है, तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल से अप्रोच नहीं कर सकते हो, आपको वहां पे भी ये स्केलर चेन वाला मेथड यूज करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रिंसिपल्स में गिवन है कि यू हैव टू यूज द दिस मेथड। करेक्ट, समझ आ गया? स्केलर चेन की बात करी, उन्होंने बोले जहां पे भी बोले ना कि आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है किसी से बात करने के लिए, कि अगर आपको टॉप लेवल तक बात करनी है तो कौन सा प्रिंसिपल आएगा, तो आप वहां पे क्या लिख दोगे कि वो कौन सा प्रिंसिपल है, आपका स्केलर चेन। करेक्ट, तो ये आपके हमारे 14 प्रिंसिपल्स हो गए। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो 14 प्रिंसिपल्स में डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, यूनिटी ऑफ कमांड हो गई, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गई, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव, नेक्स्ट इज स्पिरिटिक ऑफ, एंड अनदर वन इज द स्केलर चेन। अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। करेक्ट, अब जो आप प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हो, ये कौन से प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। ये किसने दिया आपको, टेलर ने दिए हैं। ठीक है, अब टेलर ने कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं जो जिनके ऊपर केस स्टडी आती है ना, मेन मेन वही उठाते हैं। सबसे पहले कौन सी आती है आपके पास, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, साइंस के बाद ये कोमा दे रखा है, इस कोमा की ना बहुत वैल्यू है। ठीक है, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, कह रहे भाई साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। यहाँ पे आपसे ना रूल्स रेगुलेशन की बात करेंगे और कहेंगे कि भाई इंट्यूशन नहीं चलेगी। ठीक है, जहां पे भी केस स्टडी में ये लोग रूल्स रेगुलेशन की बात करें प्लस इंट्यूशन या एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो आपको क्या बोलना है, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ये तो आ गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल दे रखा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये आपको क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, एक दूसरे को ना समझना है। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट जो है और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, तो इन दोनों को आपस में ना थोड़ा कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए और एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एम्प्लॉयज ही ना हो काम करने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, केस स्टडी देती हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे ना कुछ इश्यू हो जाता है, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिलती है 6 महीने से, तो वहां पे ना एम्प्लॉयज काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, जब एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, कोई भी नहीं, मैनेजमेंट का तो मतलब कोई रोल ही नहीं रहा। ठीक है, और उसी तरह अगर मान लो एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट ही ना हो तो उनको सैलरी कौन देगा। इट मीन्स क्या हुआ कि मैनेजमेंट को और एम्प्लॉयज को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। ठीक है, जहां पे भी वो अंडरस्टैंडिंग की बात करें, एक्नॉलेजमेंट की बात करें या फिर वो इंपॉर्टेंस की बात करें, तो वहां पे हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेंटल रिवॉल्यूशन, जहां पे आप कहते हो कि जो मैनेजर है और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट है या फिर हमारे एम्प्लॉयज हैं, इन दोनों को एक दूसरे के टूवर्ड्स अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। दोनों को समझना पड़ेगा कि भाई दोनों मिलके मेहनत करते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट आपके पास आता है डेवलपमेंट ऑफ द एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। कह रहे हैं पहली बात तो ये होती है, आप अपने एम्प्लॉयज को रखते हो अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज रखते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स रखते हो, बट उसके बाद आपको उसको टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग से क्या होगा, उसके जो स्किल्स होंगे, ठीक है, जो आपका एम्प्लॉय है उसके जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगे। ठीक है, इसके ऊपर केस स्टडी आएगी तो यही आ सकती है कि वो ये पूछेंगे कि ऐसी कौन सा आपकी टाइप है या ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जहां पे आप लोग बोलते हो कि अगर हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स करते हैं, बट स्टिल हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे आप लोग क्या लिख दोगे, डेवलपमेंट ऑफ द एवरी पर्सन टू हिज द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये तो चलो प्रिंसिपल्स आप फिर भी याद कर लेते हो, जहां पे आप कंफ्यूज होते हो और जहां से आपकी केस स्टडी आती है वो आपकी टेक्निक्स।
ध्यान रखना टेक्निक में जो आपकी केस स्टडी आती है ना, एक तो प्लानिंग प्रोडक्शन वाले से आती है और दूसरी आपको मेथड स्टडी पूछ रखा होता है या टाइम स्टडी, इधर से केस स्टडी आपकी बहुत ज्यादा आती है। तो इसके लिए भी मैंने आपको कुछ क्लूज दे रखे हैं। जो फर्स्ट मैंने आपको टेक्निक बताई दैट इज द फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप में ना आपकी दो टाइप आती है, ठीक है। एक होती है प्लानिंग इंचार्ज, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। जो प्लानिंग इंचार्ज होता है ना, यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास केस स्टडी आ सकती है कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज, ऐसे कौन से मैनेजर्स होते हैं जो लोग सिर्फ प्लान करने पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं ऐसे कौन से क्लर्क्स होते हैं जो प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं, जो एक्चुअल में काम करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे इंचार्ज आते हैं, आपका रूट क्लर्क हो गया, गैंग बॉस हो गया, तो ये सब इसमें आता है, ठीक है। जहां पे भी वो प्लानिंग या प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करें और साथ में ये बोल देना कि ये दोनों मिलके ऑर्डर देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज को, तो बताओ वो कौन सी टेक्निक है, तो आप क्या बोलोगे, फंक्शनल फॉरमैनशिप, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड द सिंप्लीफिकेशन। इसके ऊपर वैसे इतनी केस स्टडी आती नहीं है, बट फिर भी अगर केस स्टडी आए तो याद रखना, एक जगह आपको बोलेंगे कि स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आप एक अपना लेवल सेट कर लेते हो कि इतना काम होना चाहिए और फिर उसके बाद मेजर करते हो कि अकॉर्डिंग टू दैट काम हुआ या नहीं हुआ, वो आपका स्टैंडर्डाइजेशन होता है। और सिंप्लीफिकेशन मतलब कह रहे हैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से काम नहीं करना है आपको, आपको ट्राई करना है कि जितना हो सके काम ना आप इजी वे में करो, ठीक है। केस स्टडी आएगी तो ये आएगी कि ऐसी कौन सी टेक्निक है आपकी, साइंटिफिक टेक्निक ऐसी कौन सी है जो आपको ये बोलती है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपको बिल्कुल सिंपल वे में करना है, ठीक है। जो आपका हेक्टिक है, बीच में जो हम अदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो सब नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन सा होता है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, करेक्ट। जो नेक्स्ट आपको टेक्निक दे रखी है वो वर्क स्टडी। वर्क स्टडी किससे रिलेट करती है, काम से रिलेट करती है। अब काम से जो रिलेट करती है ना, वो आपके पास 4 स्टडीज दे रखी हैं। एक मेथड स्टडी होती है, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटिग स्टडी। जो मेथड स्टडी है सबसे ज्यादा ये वाली केस स्टडी आती है, इसके ऊपर आती है, जहां पे आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी टेक्निक है हमारी प्रिंसिपल में, या फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जहां पे हमें ये बोला जाता है कि आपको सबसे बेस्ट मेथड डिसाइड करना है काम करने का, तो आप क्या लिखोगे वहां पे, मेथड स्टडी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास मोशन स्टडी, कह रहे हैं वो कौन सी आपके पास स्टडी है, ठीक है। या फिर एक ऐसी सिचुएशन दे देंगे जहां पे कहते हैं कि एक मैनेजर है, वो ना अपना काम बहुत ध्यान से करता है और उसके पास इतने अच्छे स्किल्स होते हैं ना, तो वो ट्राई करता है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट होती है ना वो कम हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल लो कि एक मैनेजर आया आप लोगों के पास, उसने देखा कि जो एक मशीनरी है वो फर्स्ट फ्लोर पे पड़ी है और जो दूसरी मशीनरी है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे इतनी दूर पड़ी है और जो थर्ड मशीनरी है वो सेकंड फ्लोर पे पड़ी है। तो इट मीन्स पहले वो मशीनरी यहाँ तक, उस मशीनरी से जो मटेरियल निकला वो पहले यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर वो स्टेयर से, लेडर से नीचे उतर के आया प्रोडक्ट, जब नीचे आया फिर उसके बाद फिर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। फिर जो उसका प्रोडक्ट है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। कह रहे जो ये मूवमेंट में टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमें क्या करना है, जो ये अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है ना, हमें इसी चीज को कम करना है। क्यों ना हम एक ही फ्लोर पे अगर मैं सारी मशीनरी रख दूं, तो अगर मान लो मैं तीनों मशीनरी जो इनका प्रोसेस है एक साथ ही रख दूं तीनों मशीनरी, तो यहाँ पे काम हो फिर वो यहाँ पे चले जाए उसका प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ पे चला जाए। अगर मूवमेंट होगी तो इतनी इतनी होगी ना, थोड़ी बहुत होगी, बट इतना टाइम तो हमारा सेव होगा। तो कह रही है वो कौन सी स्टडी है, वो है हमारी मोशन स्टडी, करेक्ट। नेक्स्ट आती है आपकी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी आपका क्या चेक करती है, कह रहे जितने अकॉर्डिंग टू आपने सोचा था, क्या आपने उसी के अकॉर्डिंगली काम किया, क्या आपका काम उतने टाइम में कंप्लीट हुआ, वो आपका टाइम स्टडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है फैटिग स्टडी, जो कहती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल। वो ये देखती है कि हम कितना टाइम दें अपने एम्प्लॉयज को रेस्ट करने के लिए कि वो बाद में भी ना बहुत अच्छा काम करें। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, हम लेबर का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा जब आपके घर में कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, वहां पे लेबर आती है, सबसे पहले आते क्या करती है, चाय पीती है, रेस्ट करा, फिर काम करना शुरू करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। फिर थोड़ा हम उनको रेस्ट दे देते हैं खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए 1 घंटे का रेस्ट दिया, फिर बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां पे आपको लगा दोबारा थकावट हो रही है, हमने उनको फिर रेस्ट दे दिया। इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी चेक करी जाती है कि कितना रेस्ट करने का टाइम दूं कि बाद में जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो और अच्छे से काम करें, वो आपकी फैटिग स्टडी होती है, ठीक है। ये आपकी टेक्निक्स थी
और ये आपके प्रिंसिपल्स थे, और प्लस मैंने आपको 14 प्रिंसिपल्स के क्लूज बता दिए जिसके थ्रू आप इजीली अपनी केस स्टडीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब।